हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इससे पहले हमने विलियन चैप्टर के 3 लेक्चर्स के बारे में देखा था। उसमें हमने विलियन की सांद्रता, मोल अंश, जिसे हम मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोलरता, मोललता के बारे में जाना था। तो आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विलेयता। वो चीज़ें आपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी, तो आपको थोड़ा लिंक करने में आसानी हुई होगी। तो ये विलेयता जो है, यहाँ से आपका 12th का जो नया पैटर्न है वो स्टार्ट होता है। इसके बाद हम हेनरी लॉ, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें विलेयता के बारे में समझना पड़ेगा। तो देखते हैं विलेयता क्या होती है। विलेयता क्या है? किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। विलेयता क्या होती है? जैसे मैंने कोई कंटेनर लिया, इसमें मैंने थोड़ा पानी लिया, अब मैं यहाँ पे इसमें चीनी घोल रही हूँ। चीनी घोली घोली एक कंडीशन ऐसी आएगी जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, मतलब हमें से लगेगा कि उसमें कुछ नहीं घुल रहा है, ठीक है। तो वो होता है हमारा विलेयता, कि मतलब कब तक कोई विलेय उसके अंदर घुल रहा है। इसीलिए लिखा है कि किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप होगा उसका, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। अधिकतम मतलब एक पॉइंट जहाँ तक आपका विलेय जो होता है वो घुल सकता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ठोसों की द्रवों में विलेयता के बारे में हमें पढ़ना है कि ठोसों की द्रव में विलेयता, मतलब जो यहाँ पे ठोस है ये क्या है? ये विलेय है, ठीक है। और जो द्रव हैं ये हमारे क्या है? विलायक हैं, क्योंकि हम ठोस को द्रव में घोल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। मतलब आपने ये टर्म सुनी होगी, लाइक डिज़ोल्व लाइक। जो जैसा होता है उसको वही लोग अच्छे लगते हैं। जैसे तुम हो, जैसे तुम्हारी आदत होगी, तुम्हें उन्हीं लोगों के बीच में बैठना पसंद होगा जो तुम्हारे जैसे होंगे। अब जिनसे तुम्हारे जो विचार हैं, थॉट्स जो हैं, वो मिल ही नहीं रहे, तो उनके साथ में तुम एडजस्ट नहीं कर पाते हो। तो वैसे जो ध्रुवीय विलेय होते हैं वो भी सिर्फ किसके साथ घुलते हैं? ध्रुवीय विलायकों के साथ घुलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ध्रुवीय क्या होते हैं। तो ध्रुवीय मतलब जैसे आपने एक Na लिया और एक Cl लिया, तो जो Cl के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या जो Cl होगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो ये क्या करेगा? जो ये सांझे के इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, इसको अपनी ओर को खींच लेगा। और इसके ये जैसे दो थे, इसने अपनी ओर को खींच दिया, तो यहाँ पे इसकी जो घनत्व होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसकी डेंसिटी जो होती है, जो Cl वाला है, इसकी घनत्व ज़्यादा हो जाता है और Na का घनत्व कम हो जाता है। और इस वजह से इसमें स्लाइट निगेटिव और इसमें स्लाइट पॉजिटिव साइन आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ध्रुवीय विलेय जो होंगे वो सिर्फ ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे। ध्रुवीय जो हैं, NaCl भी ध्रुवीय विलेय हो गया, और अगर हम H2O को लें तो ये ध्रुवीय विलायक हो गया, ठीक है। तो तब हम बोलेंगे कि ये इसमें घुल रहा है। फिर नेक्स्ट है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया ऊपर, फिर है अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। जो अध्रुवीय विलेय होंगे वो सिर्फ किस में घुलेंगे? अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। जैसे नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन बेंजीन में आसानी से घुल जाती है। नेफ्थलीन क्या होती है? ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। वैसे नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, ये जो होगा, ये बेंजीन के साथ अगर हम मिक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आसानी से घुल जाएगा। अब ये नेफ्थलीन क्या है? ये अध्रुवीय विलायक है। और ये जो बेंजीन है ये भी क्या है? अध्रुवीय विलायक है। जब अध्रुवीय अध्रुवीय आपस में मिक्स होते हैं तो ये क्या होंगे? घुल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है आपको क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? घुलने की प्रक्रिया में जब विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ टकराकर विलयन से अलग हो जाते हैं, तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था? घुलने की प्रक्रिया में जब विलेय में से कुछ विलेय के कण, जैसे आपका ये विलयन है, ठीक है, इस विलयन में आपके विलेय भी हैं और इसमें आपका विलायक भी है, तभी तो वो विलयन बनेगा। तो विलेय के कुछ कण जो होंगे
विलेय के जब विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ टकराकर, जो आपका ठोस विलेय है, इसके अंदर जो ठोस विलेय प्रेजेंट है उसके साथ टकराकर क्या हो जा रहे हैं, विलयन में से अलग हो जा रहे हैं। ऐसा होता है ना प्रोसेस में मैं आपको बताती हूँ। ये आपने कोई कंटेनर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपके दोनों कण प्रेजेंट है, विलेय के भी विलायक के भी। अब अंदर जो है ये आपके विलेय के कण प्रेजेंट है। तुम ऊपर से इसमें और किसी की भी मात्रा ले लो, NaCl डाल रहे हो, ठीक है। तो NaCl के जब तुम कण डालोगे तो ये तो इसके साथ घुल जाएंगे, ठीक है, ये तो अंदर घुलेंगे, लेकिन जो कण होंगे ये आपस में भी मिक्स हो जाएंगे। मतलब जैसे ये जो कण होंगे पास आते जा रहे हैं, और ये जो कण तुम डाल रहे हो घुलते जा रहे हैं, तो इनको एक टक्कर लगेगी। टक्कर होने के बाद ये जो दो कण होंगे ये आपस में घुल जाएंगे, तो ये एक क्रिस्टल बना देंगे। वैसे ही यही प्रोसेस दोबारा होती रहती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिया है, जब विलयन में जाने वाले विलेय कणों की संख्या विलयन से पृथक होने वाले कणों की संख्या के बराबर हो जाती है तो स्थिति को गतिक साम्य कहते हैं। जो मैं आपको समझा रही थी कि आपने एक कंटेनर लिया, इसमें आप ऊपर से भी कोई वो डाल रहे हो, NaCl या फिर शुगर ले लो कुछ भी, और अंदर भी पहले से इसके कण प्रेजेंट है। ये तो घुल रहे हैं अंदर, लेकिन ये जो है आपस में टकरा के एक क्रिस्टल बना दे रहे हैं दोबारा, ठीक है। तो क्या हुआ, विलयन में जाने वाले विलेय कणों की संख्या क्या हो गई, जितने जा रहे हैं उतने ही तुम्हारे वो भी बन जा रहे हैं, कण भी तो आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, गतिक साम्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके। जैसे तुम्हें टेम्परेचर दे रखा है, कुछ ताप है और कुछ दाब है, उसके बाद तुम इसमें ऊपर से विलेय डाल रहे हो लेकिन वो नहीं घुल रहा, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। और असंतृप्त विलयन में क्या होता है, वह विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर अधिक विलेय घोला जा सके। जो तुमने कंटेनर लिया था उसमें विलेय घोल तुम डालते जा रहे हो और वो घुलता जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन, ठीक है। विलेयता मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था एक बार। वैसे इसकी डेफिनेशन एक संतृप्त विलयन के टर्म में भी देख लेते हैं, जो कि आपको बुक्स में दी होती हैं, कि एक संतृप्त विलयन है, उसमें जो विलायक है वो 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम में कितने विलेय की मात्रा प्रेजेंट है ग्राम में, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी विलेयता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विलेय और विलायक को प्रभावित करने वाले कारक। अब तुमने जो विलेय और विलायक लिया है उनको कोई ना कोई कारक तो प्रभावित करते होंगे, ताप दाब कुछ तो करता होगा। तो कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। तो पहला है विलेय और विलायक की प्रकृति। अब देखो, मैंने तुमसे बोला कि जो ध्रुवीय विलायक होंगे वो ही ध्रुवीय विलायक में घोले जाएंगे। अगर ये एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय हो जाएगा तो वो नहीं घुलते, लेकिन ध्रुवीय हैं तो ये आपस में घुल रहे हैं। तो उनकी प्रकृति है कि दोनों ध्रुवीय हैं, तब ये क्या हो रहे हैं, समान में घुल जा रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट तापमान। तापमान 2 टाइप होते हैं, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी क्या होता है, ऊष्माशोषी में आपको ऊष्मा चाहिए होती है, ऊष्मा की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैंने ऐसे याद रखा था, ऊष्माशोषी, शोषी मतलब सोखना, तो इसका मतलब ऊर्जा ऊष्मा चाहिए है, ठीक है। तो जब ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है, मतलब जब हम ताप बढ़ाएंगे, कोई भी आपने कंटेनर ले रखा है, इसमें तुम्हारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तुम इसका ताप बढ़ाते जा रहे हो, तो उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। मतलब उतनी जल्दी वो घुलने लग जाता है। अपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, ये चीनी वीनी को आप घोल के देखना, अगर वो गर्म पानी में तुम घोल रहे हो तो वो ज़्यादा विलेय होगी, ठीक है, ज़्यादा जल्दी घुल जाएगी। तो ये लिखा है, अवशोषित ऊष्मा का जो उपयोग होता है वो विलायक में घुलने के पहले विलेय के आयनों को पृथक करने में होता है। जैसे हमने कंटेनर लिया, इसमें हमने NaCl डालते जा रहे हैं हम, और नीचे से हीट है, तो ये जो हीट है किस लिए यूज़ हो रही है, इन दोनों को पृथक करने में, तोड़ने में यूज़ हो जा रही है, ठीक है। वैसे ही आपका ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। अब ऊष्मा निकल रही है पहले से, फिर हम उसे हीट देंगे तो इफ़ेक्ट करेगा वो चीज़, उसमें तो उसमें से खुद ही निकल रही है, और फिर तुम और हीट दे रहे हो उसको, तो उसकी जो साम्यावस्था है, जो हम बोल रहे हैं कि जितने कण हम विलेय के जितने कण उसके अंदर घुल रहे हैं उतने ही कण आपस में मिल जा रहे हैं, वो जो साम्यावस्था है वो तो डिस्टर्बेंस हो जा रही है ना।
तो जब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में हीट जो होती है वो निकलती है। ऐसी स्थिति में जो ताप बढ़ाने पर जो गतिक साम्य है वो टूट जाएगा। और ला सातेले का नियम आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। उसके नियम के अनुसार गतिक साम्य क्रिस्टलीकरण की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ताप हम बढ़ाएंगे ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में, ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमें उसके लिए ताप की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है दाब का प्रभाव। तो दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस और द्रव असंपीडीय है। असंपीडीय मतलब उनको और अधिक नहीं दबाया जा सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गैसों की द्रव में विलेयता। अभी हमने ठोसों की द्रव में विलेयता देखा था, अब गैस यहाँ पे विलेय है, और जो द्रव है आपका वो क्या है, विलायक है। ठीक है, अधिकतर गैसें पानी में एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, और बेंजीन क्या होता है, C6H6 में घुलनशील होती हैं। ज़्यादातर गैसें जो होती हैं वो पानी में, एथिल अल्कोहल में और बेंजीन में घुल जाती हैं। अब क्या है, गैसों की विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसा भी मैंने ठोसों की देखा था, तो अब हम देखेंगे गैसों को। सबसे पहले तो सेम पॉइंट, गैस और विलायक की प्रकृति। जब दोनों ही ध्रुवीय होंगे तभी घुलेंगे, दोनों ही अध्रुवीय होंगे तभी घुलेंगे। ताप का प्रभाव क्या है, गैस में अगर हम ताप का प्रभाव बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों होगा ऐसा, आप देखो, गैस के जो पार्टिकल होते हैं जो वो पहले ही दूर हैं, फिर तुम और ताप उन्हें दे रहे हो, तो वो तो ताप बढ़ाने पर तो वो और इधर उधर चले जाएंगे ना। तो ताप बढ़ाने पे विलेयता कम हो जाती है। ठीक है, और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका हेनरी का नियम आया था। ठीक है, और इसको हम अच्छे से कल ही समझ सकेंगे वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये आपका कोई कंटेनर है, इसमें गैस है। ठीक है, अब तुम इसमें दाब लगा रहे हो ऊपर से, तो ये पास आएगी ना, और पास आते रहेंगे। तो पास आएंगे तो क्या होगा, पहले से ये गैस की द्रव में विलेयता पड़ रहा है, हम से भी उसमें द्रव प्रेजेंट है, तुम उनको मॉलिक्यूल को और पास ले आ रहे हो। और जब गैस होती है, गैस में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो किसमें लिक्विफाइड हो जाती है, पढ़ा था ना हमने, मतलब पानी के रूप में आ जाएगी। ठीक है, मतलब लिक्विड के रूप में आ जाएगी, पानी तो नहीं कहेंगे। तो दाब अगर हम बढ़ाते हैं तो विलेयता भी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन हम इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो होगा इसका, वह हेनरी के नियम में पढ़ेंगे। और यहाँ से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर बार हेनरी का नियम आपके पेपर में आता ही आता है, और उससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो उसके लिए, उसको समझने के लिए आपको इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी था, विलेयता वाले टॉपिक को। इसलिए पहले मैंने ये वाला ही टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया। अब कल हम हेनरी के नियम, फिर ऐसी करके राउल्ट के नियम वगैरह पढ़ेंगे, और जल्दी आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स बनाते रहिए, इसको रिवाइज़ करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे।